अमेरिका की संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिका पहला ऐसा देश है जिसके संविधान के द्वारा संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया था। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, एक केंद्रीय स्तर पर, दूसरी राज्यों के स्तर पर। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो शासन की शक्ति है उसका प्रयोग केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर, दोनों स्तरों पर किया जाता है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है और दोनों अपनी शक्तियों का अपने क्षेत्र में रहते हुए प्रयोग करती हैं। अमेरिका के संविधान में संघात्मक प्रणाली को अपनाने के पीछे कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि जैसा कि हमने प्रारंभ में पढ़ा था अमेरिकी संविधान के विकास में कि अमेरिका में संविधान निर्मित होने से पहले 13 उपनिवेश थे और वो अलग अलग थे जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन थे। ये 13 उपनिवेश अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन इंग्लैंड कुछ स्थितियाँ ऐसी आई कि ये इंग्लैंड की शासन व्यवस्था के विरोध में हो गए और सैन्य शक्ति के लिए विदेशी मामलों के कारण इन उपनिवेशों ने मिलकर एक परिसंघ की स्थापना करी, क्योंकि परिसंघ की स्थापना अमेरिका और इंग्लैंड के मध्य जो युद्ध हुआ था उन परिस्थितियों में की गई थी। परिसंघ की स्थापना करते हुए जो 13 इकाइयाँ थीं उनको अत्यधिक स्वतंत्रता दी गई। केवल सैन्य और वैदेशिक जो मामले थे वो परिसंघ स्तर पर दिए गए थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तब भी जो ये राज्य थे ये अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहते थे, अपनी संस्कृति को बनाए रखना चाहते थे, साथ ही सुरक्षा के लिए और अन्य कुछ कारणों से यह एक संघ व्यवस्था को भी अपनाना चाहते थे। इसलिए अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद जब अमेरिका का संविधान बना तब उनके द्वारा एक ऐसी शासन प्रणाली को अपनाया गया जिसमें राज्यों की अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता भी कायम रहे, साथ ही सुरक्षा, वैदेशिक मामले आदि में वो एक संगठित भी रहें। इसलिए वहाँ पर संघीय प्रणाली को अपनाया गया। अमेरिका में संघीय प्रणाली अपनाने के का दूसरा कारण ये था कि अमेरिका अपने क्षेत्रफल, जनसंख्या के आधार पर एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और एक बहुत बड़े राष्ट्र में एक केंद्रीय सरकार या एकात्मक सरकार के द्वारा प्रशासन नहीं चलाया जा सकता और प्रशासन की सुविधा के लिए ज़रूरी है कि उसे 2 स्तर की सरकारों में विभाजित किया जाए। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी उनके कारण, दूसरा व्यवहारिक कारण से, अमेरिका के विस्तृत आकार के कारण अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। जब अमेरिका का संविधान लागू हुआ उस समय अमेरिका में 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में अब 50 राज्य या 50 इकाइयाँ हो गई हैं। अमेरिका क्योंकि पहला संघात्मक राज्य था और अमेरिका से ही अनेक राज्यों ने संघात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण किया है। अमेरिका के संविधान में कहीं भी संघीय या संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान में या वहाँ की जो संघीय प्रणाली है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था की पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन। संघात्मक प्रणाली के अंतर्गत क्योंकि 2 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, केंद्रीय स्तर की सरकार और इकाइयों की सरकार। अमेरिका के संविधान के द्वारा भी इन दोनों सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति विभाजन के संदर्भ में अमेरिका में गणना व अपशेष के सिद्धांत को अपनाया गया है, अर्थात केंद्रीय सरकार की शक्तियों का तो उल्लेख संविधान में कर दिया गया है और जो अपशेष बची हुई शक्तियां हैं वो इकाइयों या
राज्यों को दे दी गई हैं। शक्ति विभाजन में केंद्रीय सरकार की शक्तियां प्रदत्त हैं और राज्यों व जनता की शक्तियां मौलिक हैं। शक्ति विभाजन के अंतर्गत क्योंकि केंद्रीय सरकार की शक्तियों का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो केंद्रीय सरकार की जो शक्तियां हैं उनका उल्लेख प्रथम अनुच्छेद की 8वीं उपधारा में किया गया है। वहाँ की केंद्रीय सरकार को निम्न विषयों के संबंध में शक्तियाँ दी गई हैं। पहला है कर लगाने, उनको इकट्ठा करने का अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्य देशों के साथ क्या संबंध होंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की साख पर ऋण लेना, संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशियों द्वारा नागरिकता प्राप्ति और दिवालियापन के संबंध में नियमों का निर्माण करना, मुद्रा का निर्माण तथा उसका मूल्य निर्धारित करना व मापतोल का स्तर निर्धारित करना, नकली मुद्रा बनाने तथा नोट छापने के लिए दंड की व्यवस्था करना, डाक और त्यार इत्यादि से संबंधित मामले, विज्ञापन और उपयोगी कलाओं को उन्नत करना, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन करना, युद्ध की घोषणा करना, सेना की स्थापना तथा व्यवस्था करना, समुद्री डाकुओं और लुटेरों के विरुद्ध तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देने के लिए कानून की व्यवस्था करना, जल सेना की स्थापना, स्थलीय तथा जल सेना के नियम बनाना, संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों को लागू करना और विद्रोहियों को दबाने तथा आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए मिलिशिया का संगठन करना, संघीय जिलों का निर्माण करना, उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और कुछ उचित कानूनों का निर्माण करना अथवा संविधान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार अथवा उसके किसी विभाग या अधिकारी को दी गई शक्तियों को लागू करने के लिए कानून बनाना। 8वीं ये जो उपधारा है, इसमें जो शक्तियां प्रदान की गई है उस पर कानून बनाने का अधिकार कांग्रेस को दिया गया है। कांग्रेस इन शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक और उचित कानूनों का निर्माण कर सकती है और इसकी व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निज शक्तियों का सिद्धांत को जन्म दिया और इसके कारण आज केंद्रीय सरकार के पास इन वर्णित शक्तियों के अतिरिक्त अन्य शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। राज्यों की शक्तियां, क्योंकि अमेरिका के संविधान में गणना और अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसमें संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों का तो उल्लेख किया गया है, लेकिन अवशेष शक्तियों को राज्य को प्रदान किया गया है। अवशेष शक्तियों के अंतर्गत राज्य की कुछ शक्तियां हैं, जैसे स्थानीय कर लगाना, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था करना, राज्य की साख पर ऋण लेना, शिक्षा का संचालन करना, सड़क और यातायात नियमों की स्थापना करना, दीवानी और फौजदारी कानूनों का निर्माण करना, अनुदान तथा दान देना, लोगों की संपत्ति तथा जीवन की सुरक्षा, राज्यों के संविधान में संशोधन करना और चुनावों का संचालन करना, लोगों के स्वास्थ्य तथा नैतिक जीवन को उन्नत करना, संघीय संविधान के संशोधन का अनुसमर्थन करना आदि। अमेरिकी संविधान के द्वारा जो यह शक्ति विभाजन किया गया है, उसकी विशेषता यह है कि संविधान में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिनमें केंद्रीय सरकार इकाइयों की सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा, और दूसरी तरफ केंद्रीय और राज्य सरकारों के लिए जिन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनको निश्चित शक्तियां कहा गया है। केंद्रीय सरकार के लिए निश्चित शक्तियां संविधान के द्वारा निम्न हैं। पहला है, प्रथम अनुच्छेद की 9वीं उपधारा में केंद्रीय सरकार के लिए कौन सी शक्तियां निषेध होंगी, इनका वर्णन किया गया है। अर्थात केंद्रीय सरकार इनके संबंध में कानून नहीं बना सकती, ना कोई प्रशासनिक कार्य कर सकती। ये जो विषय हैं वो ये हैं, केंद्रीय सरकार बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती, नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती, भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती और सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती। केंद्रीय सरकार किसी राज्य से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर अथवा शुल्क नहीं लगा सकती है और राष्ट्रीय कोष में से कोई भी धन तब तक खर्च नहीं कर सकती जब तक कि कानून के द्वारा उस पर स्वीकृति ना मिल जाए।
इसी तरह से जिस तरह से केंद्रीय सरकार के लिए संविधान में निश्चित शक्तियों का उल्लेख किया गया है, उसी तरह से संविधान में राज्य सरकारों के लिए भी निश्चित शक्तियों का वर्णन किया गया है, जो निम्न में है। पहला है, राज्य के द्वारा विदेशों के साथ संधि या समझौते नहीं किए जा सकते हैं। शांति के समय राज्य कोई भी सेना या युद्धपोत नहीं रख सकते और ना युद्ध कर सकते हैं जब तक किसी राज्य ने उन पर आक्रमण नहीं किया हो। कांग्रेस की सहमति के बिना राज्यों के द्वारा निर्यात तथा आयात कर नहीं लगाया जा सकता। राज्य अपने क्षेत्र में स्थित राष्ट्रीय सरकार की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकते हैं। राज्य सरकार नोट या मुद्रा नहीं चला सकती और अपने ऋण चुकाने के लिए सोने और चांदी की मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की मुद्राओं का प्रयोग नहीं कर सकती। इस राज्य सरकार दास प्रथा लागू नहीं रख सकती। जाति अथवा रंग भेद के आधार पर अपने नागरिकों को मताधिकार से वंचित नहीं कर सकती हैं। संविधान के द्वारा केंद्र सरकार और राज्यों की सरकार के लिए इन जिन निश्चित शक्तियों का वर्णन किया गया है, उसके संदर्भ में यह है कि संविधान के द्वारा संप्रभुता केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों को सौंपने की बजाय जनता में निहित की गई है। अमेरिका की संघीय व्यवस्था की दूसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत क्योंकि दो प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्रीय स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार, दोनों प्रकार की सरकारों के मध्य क्योंकि शक्तियों का विभाजन किया जाता है और ये शक्तियों का विभाजन संविधान के द्वारा किया जाता है, इसलिए संघात्मक शासन प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका में भी संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। वहाँ पर केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकार और इन सरकारों के जो विभिन्न अंग हैं वो संविधान के अनुकूल ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, संविधान के प्रतिकूल नहीं जा सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता को सिद्धांत अपनाया गया है, इसलिए इस संविधान में और इस संविधान के अंतर्गत जो भी संशोधन किए गए हैं वो राज्य का सर्वोच्च कानून है और केंद्रीय सरकारें और राज्य सरकार के विभिन्न अंग जैसे कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इसके अधीन है और इसका उल्लंघन उनके द्वारा नहीं किया जा सकता। अमेरिकी संविधान की तीसरी विशेषता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए वहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य जब शक्तियों के विभाजन से संबंधित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस पर निर्णय करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय संघात्मक प्रशासन प्रणाली के लिए आवश्यक है। इसके अलावा संविधान की व्याख्या करने का कार्य और संविधान की रक्षा करने का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार की व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के द्वारा यदि संविधान के प्रतिकूल किन्हीं कानूनों का निर्माण किया जाता है या कोई प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं तो वो उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। और वहाँ की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है वो संघात्मक शासन प्रणाली को बनाए रखने के लिए दी गई है। अमेरिका में क्योंकि न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय संविधान के उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं और राज्य सरकार के कानून और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है और अपनी इस शक्ति के माध्यम से वह केंद्रीय सरकार और राज्यों की सरकारों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में सीमित रखने का कार्य करता है, जिससे कि संघात्मक शासन प्रणाली बनी रहे। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि 1803 में मारवरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा गया था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अमेरिका की संघीय शासन प्रणाली की चौथी विशेषता है दोहरी नागरिकता। अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है।
क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं, केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकार। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास दो नागरिकताएं होती हैं, एक तो उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता होती है, द्वितीय वह उस राज्य का नागरिक होता है जिसमें वह निवास करता है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई व्यक्ति वाशिंगटन में निवास करता है, कोई व्यक्ति कैलिफोर्निया में निवास करता है, तो वह उसके पास एक नागरिकता कैलिफोर्निया राज्य की होगी, दूसरी उसके पास संयुक्त राज्य अमेरिका की होगी। इस तरह से वहाँ पर दोहरी नागरिकता को संघात्मक शासन प्रणाली के अनुकूल अपनाया गया है। वहाँ की संघात्मक शासन प्रणाली की नेक्स्ट विशेषता है कि व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत सामान्य तौर पर पाया जाता है कि व्यवस्थापिका के दो सदन होते हैं। प्रथम सदन देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है और द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। वहाँ पर प्रतिनिधि सभा संयुक्त राज्य अमेरिका की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करती है और सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधि दिया गया है। जैसे कि वर्तमान में वहाँ 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 सदस्य भेजने का अधिकार है, क्योंकि वहाँ पर जो ये प्रतिनिधि दिया गया है वो छोटे राज्य या बड़े राज्यों के भेद के बिना दिया गया है। कोई राज्य बड़ा है या छोटा है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन फिर भी सभी राज्यों को एक समान इकाई मानते हुए सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। अमेरिका की संघीय प्रणाली की नेक्स्ट विशेषता है राज्य की प्रादेशिक अखंडता का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अमेरिका में क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली का एक ये मूलभूत सिद्धांत माना जाता है कि संघ की केंद्रीय सरकार को राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी ऐसा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में कहा गया है कि कांग्रेस नए राज्यों को संघ में प्रवेश तो दे सकती है, परंतु नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्र अधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और ना ही 2 या 2 से अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह है कि केंद्रीय सरकार राज्यों की सीमाओं में उनकी सहमति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। ये वहाँ की संघात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता है। इसके अलावा अमेरिका में वहाँ की इकाइयों को संविधान संशोधन में भी अधिकार दिया गया है। वहाँ पर संविधान संशोधन प्रक्रिया के 2 चरण हैं। संविधान संशोधन कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि राज्य अपने एक प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस से प्रार्थना करें तो भी संशोधन प्रस्ताव रखा जा सकता है। कोई भी संशोधन प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जबकि कांग्रेस उसने अपनी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे, साथ ही 3/4 राज्य भी उसकी पुष्टि करें। इस तरह से संविधान संशोधन में वहाँ केंद्रीय सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी समान स्थान दिया गया है। इस तरह से हम देखें तो अमेरिका की संघीय व्यवस्था या संघात्मक जो प्रणाली है उसमें एक आदर्श संघात्मक प्रणाली की ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। निहित शक्तियों का सिद्धांत। हमने पढ़ा कि अमेरिका में क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, संघात्मक शासन प्रणाली अपनाने के साथ साथ वहाँ पर केंद्र सरकार की शक्तियों का तो उल्लेख संविधान में कर दिया गया है और अब से शक्तियाँ राज्यों को प्रदान कर दी गई हैं। क्योंकि अमेरिका का संविधान एक संक्षिप्त संविधान है तो इस कारण उसमें केंद्रीय सरकार की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है वो बहुत संक्षिप्त हैं और सामान्य है
और बहुत सी ऐसी शक्तियाँ हैं जिनका प्रयोग किए बिना संघीय व्यवस्था कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान में उन शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया और संघीय शासन को जो शक्तियाँ दी गई थी उनका प्रयोग करने के लिए उन्हें अन्य शक्तियों की आवश्यकता थी। तो संघीय या केंद्रीय सरकार द्वारा उन शक्तियों को इस आधार पर अपने हाथ में ले लिया गया कि ये शक्तियाँ संविधान में दी गई मूल शक्तियों की क्रियान्विति हेतु जरूरी हैं और ये संविधान में निहित है। इसी को निहित शक्तियों का सिद्धांत कहते हैं। निहित शक्तियों के सिद्धांत का संवैधानिक आधार है। निहित शक्तियों जो अमेरिका के संघीय व्यवस्था में निहित शक्तियों का जो उदय हुआ और निहित शक्तियों के सिद्धांत को जो वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी मान्यता दी गई, उसका उदय किसी कानून के द्वारा नहीं हुआ बल्कि एक परंपरा के रूप में हुआ और जिसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता प्रदान कर दी। इस के उदय होने के पीछे कारण ये था कि जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि संविधान के अनुच्छेद 1 की उपधारा में केंद्रीय सरकार की शक्तियों का वर्णन किया गया है। साथ ही उसमें कहा गया है कि उपयुक्त शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानून का निर्माण करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त होगी। अब क्योंकि ये कहा गया है कि जो शक्तियां वर्णित हैं उन शक्तियों की क्रियान्विति हेतु सभी आवश्यक और उचित कानूनों के निर्माण की आवश्यकता होगी, तो इसका तात्पर्य ये लिया गया कि इन शक्तियों को क्रियान्वित करने के लिए इनसे संबंधित जो भी शक्तियां होंगी उनका प्रयोग करने का अधिकार कांग्रेस को होगा। और निहित शक्तियों के सिद्धांत का जो उदय हुआ वो इसी आधार पर हुआ और ये माना गया कि अनुच्छेद 1 की ये 8वीं जो उपधारा कहती है उसके अनुसार इन शक्तियों को लागू करने के लिए कांग्रेस इनसे संबंधित शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। निहित शक्तियों के सिद्धांत के उदय एवं विकास के पीछे कुछ कारण हैं। हमने देखा कि जैसे कि अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे वो संविधान बनते समय वहाँ पर 2 वर्ग थे। एक तो संघवाद के समर्थक थे, दूसरे संघवाद के विरोधक थे। संघवाद के समर्थक थे वो तो ये चाहते थे कि अधिक से अधिक जो शक्तियां हैं वो राज्यों को प्रदान की जाए और केंद्रीय सरकार के पास कम शक्तियां होनी चाहिए। संघवाद के विरोधियों का ये मानना था। जो संघवाद के समर्थक थे उनका ये कहना था कि जब तक अमेरिका एक सुदृढ़ संघात्मक व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता, इसलिए वो केंद्रीय सरकार को अधिक शक्तियां सौंपने के पक्ष में थे। जब सबसे पहले जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में पहली सरकार का गठन हुआ तो इन दोनों वर्गों के मध्य विरोध देखा गया। 1890 में क्योंकि अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र के एक बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया गया, हैमिल्टन ने करा, लेकिन विरोधी वर्ग के जेफरसन ने इसका विरोध करा और उन्होंने कहा कि ये ऐसा संविधान के प्रतिकूल होगा क्योंकि केंद्रीय सरकार को कोई ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। उसके बाद लेकिन संविधान ये तर्क दिया गया कि लेकिन केंद्रीय सरकार को बैंक स्थापित करने का अधिकार नहीं मिलेगा तो केंद्रीय सरकार कार्य नहीं कर सकती और इस आधार पर यह कहा गया कि संघ सरकार को उन सभी कानूनों के निर्माण का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 1 की उपधारा में 8 में दिए गए कार्य को करने के लिए आवश्यक तथा उचित हैं। आवश्यक तथा उचित हैं। निहित शक्तियों के बारे में जो ये विवाद उठा कि ये बैंक की स्थापना से संबंधित शक्ति उनको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, 1819 में मैकलॉज बनाम मैरीलैंड के विवाद में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने जो निर्णय दिया उसमें निहित शक्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई और उन्होंने कहा कि सरकार की शक्तियां सीमित है और उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, लेकिन संविधान के स्वरूप एवं ढांचे में राष्ट्रीय व्यवस्था के उन साधनों के विशेष में उन्हें विवेक से काम लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार निहित शक्तियों से तात्पर्य उन शक्तियों से जो संविधान द्वारा प्रदत्त मूल शक्तियों को पूरा करने के लिए जरूरी हैं
और इस दृष्टि से निहित शक्तियाँ मौलिक शक्तियों का ही भाग है और उन्हें किसी भी शक्ति को निहित शक्ति तभी माना जा सकता है जबकि मूल शक्ति का प्रयोग करने के लिए या उसको कार्य रूप में क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्य निहित शक्तियों के अंतर्गत आता हो। कोई भी कार्य निहित शक्तियों के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, इसका निर्णय कांग्रेस अथवा राष्ट्रपति नहीं बल्कि न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। निहित शक्तियों को हम इस तरह से समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि संविधान ने कांग्रेस को विदेशों के साथ व्यापार करने का शक्ति दी है, लेकिन व्यापार के प्रबंधन हेतु बैंकिंग प्रणाली, यातायात और संचार साधनों पर नियंत्रण जरूरी है और इनके बिना केंद्रीय सरकार व्यापार नहीं कर सकती। इसलिए कांग्रेस ने रेल, सड़क यातायात, टेलीफोन कंपनी, वायुयान, बैंक प्रणाली, केंद्र व रेडियो के संबंध में शक्तियां प्राप्त कर ली हैं इस मूल शक्ति के संदर्भ में कि वो व्यापार करने से संबंधित जो शक्तियां हैं वो उन्होंने प्राप्त कर ली हैं। निहित शक्तियों पर सीमाएं। केंद्रीय सरकार की शक्तियों में क्योंकि निहित शक्तियों के कारण बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन कांग्रेस या केंद्रीय सरकार निहित शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं कर सकती और उस पर कुछ सीमाएं। पहला यह है कि केंद्रीय सरकार केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संविधान द्वारा केंद्रीय शासन को प्रदत्त शक्तियों से संबंधित है या उन पर आधारित है। इसके अतिरिक्त अन्य शक्तियों का उसके द्वारा कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। केंद्रीय शासन द्वारा इस सिद्धांत का दुरुपयोग किए जाने पर न्यायपालिका उन शक्तियों को अवैध कर सकती है और न्यायपालिका ही यह निर्णित करती है कि कोई शक्ति निहित शक्ति है या नहीं। जब कभी केंद्रीय सरकार ने निहित शक्तियों के संबंध में मनमानी की तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अस्वीकार कर दिया। निहित शक्तियों सिद्धांत का अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभाव। निहित शक्तियों के सिद्धांत ने अमेरिकी व्यवस्था को बहुत ज़्यादा प्रभावित करा है। इसके कारण अमेरिकी संविधान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप विकसित होने में उसे सहायता मिली है और ज़्यादा संविधान संशोधनों की आवश्यकता नहीं पड़ी है। दूसरा, निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण केंद्रीय सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उनको पूरा करने में, उनसे संबंधित उत्तरदायित्वों को पूरा करने में वो समर्थ हुई है। तीसरा, निहित शक्तियों के सिद्धांत ने संघीय केंद्रीकरण को जन्म दिया है। इसके कारण अपशेष शक्तियां जो इकाइयों को प्रदान की गई थी, लेकिन आज केंद्र के पास इकाइयों की तुलना में अधिक शक्तियां आ गई हैं निहित शक्तियों के सिद्धांत के कारण। और निहित शक्तियों के सिद्धांत ने न्यायपालिका की स्थिति को महत्वपूर्ण बना दिया है, क्योंकि न्यायपालिका ही यह निर्णय करती है कि कोई शक्ति निहित है या नहीं। अमेरिका में हमने संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत देखा था कि केंद्रीय सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अपशेष शक्तियां राज्यों को दी गई है। अमेरिका के संविधान निर्माता राज्यों को ज़्यादा सशक्त बनाना चाहते थे केंद्रीय सरकार की तुलना में, लेकिन बदलते हुए समय के साथ साथ अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था का केंद्रीयकरण हुआ है। अब केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गई है और राज्यों का महत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अमेरिका में जो ये संघीय केंद्रीकरण हुआ है, इसके लिए कुछ तत्व उत्तरदायी हैं। पहला है भौतिक, आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन। जब संविधान का प्रारंभ 1789 में हुआ था, तब अमेरिका की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति अलग थी। अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रमुख देश नहीं था, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, छोटा जनसंख्या कम थी। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई, आर्थिक सामाजिक स्थिति में और राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आया, वैसे वैसे ये माना जाने लगा कि केंद्रीय सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए। यातायात संचार के साधनों ने, व्यापार के विकास ने
और विज्ञान के औद्योगिकरण ने ऐसी कुछ समस्याओं को जन्म दिया, जिससे ये माना गया कि केंद्रीय सरकार ही इनका समाधान दे सकती है, क्योंकि राज्य इनका समाधान देने में असफल हुए। और ऐसा होते होते धीरे धीरे ये हुआ कि राष्ट्रीय सरकार के द्वारा उन कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया गया जिन्हें राज्य नहीं कर सकते थे और ना नहीं कर पाए, और इस प्रकार सत्ता का केंद्रीयकरण होता गया। दूसरा कारण गृह युद्ध था। 1861 से 1865 तक अमेरिका में जो गृह युद्ध चला, उसने राष्ट्र राज्य के संबंधों को राष्ट्रीय सरकार के पक्ष में किया। गृह युद्ध के कारण अमेरिका के संविधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कहा जाता है, क्योंकि इसने यह बात स्पष्ट कर दी कि अमेरिकी संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसने राज्यों की स्वायत्तता और राज्य के प्रति भक्ति को दुर्बल करा और राष्ट्रीयता को और राष्ट्रीय एकता को ज़्यादा प्रमुख स्थापित किया। अब्राहम लिंकन ने दासता के अंत करा और केंद्र राज्यों द्वारा दी गई किसी भी चुनौती की सफलता के साथ सामना करने में समर्थ हुआ। तो जो ये गृह युद्ध हुआ, उससे राज्यों की स्थिति निर्बल हुई। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि वो अमेरिकी संघ से अलग नहीं हो सकते। दूसरा, जब कभी भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो संघीय सरकार उसका सामना करेगी और संघीय सरकार को एक सुदृढ़ सरकार के रूप में स्थापित करा। तीसरा कारण है निज शक्तियों का सिद्धांत और न्यायिक निर्णय। जैसा हमने कहा कि अमेरिका में केंद्रीय सरकारों की गणना की गई, लेकिन उन शक्तियों को प्रयोग में लाने के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा अन्य शक्तियों का भी प्रयोग किया गया, जिसे कि निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा गया। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निहित शक्तियों के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई। इस निहित शक्तियों के द्वारा केंद्रीय सरकार को अपनी शक्तियों को बढ़ाने का अवसर मिला, और इसने निहित शक्तियों के कारण राज्य सरकारों की तुलना में केंद्र सरकार की शक्तियां बहुत अत्यधिक ज़्यादा हो गई हैं और जो शासन है वो केंद्रीय शासन के पक्ष में आ गया है। चौथा कारण सहायता अनुदान है। किसी भी संघात्मक शासन प्रणाली में जो आर्थिक शक्ति है वो सामान्य तौर पर केंद्रीय सरकार के पास रहती है। राज्यों के आर्थिक संसाधन बहुत कम होते हैं। अमेरिका में भी यही स्थिति है। 19वीं शताब्दी तक अमेरिकी संघ की जो इकाइयाँ थीं वो वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर थीं और केंद्र के द्वारा राज्यों को बहुत कम सहायता दी जाती थी, और वो भी बिना किसी शर्त के। लेकिन वर्तमान समय में राज्यों के आर्थिक संसाधन कम हो गए हैं और केंद्र द्वारा राज्यों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसकी मात्रा बहुत बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त अब यह हो गया है कि जब केंद्र के द्वारा यह आर्थिक सहायता दी जाती है तब यह शर्त लगाई जाती है कि धनराशि उस कार्य में व्यय की जाएगी जिसके लिए ली गई है, और इसके द्वारा केंद्र राज्यों से संबंधित कार्यों का निरीक्षण और उनकी जांच करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ गया है। इस तरह से सहायता अनुदान के माध्यम से केंद्र राज्यों पर नियंत्रण करने लगा है। दूसरा, राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता बढ़ गई है और इसके कारण भी संघीय नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। संघीय केंद्रीकरण का पांचवा कारण है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। यदि हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन गया है, और अमेरिका जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि शीत युद्ध की काल की उत्पत्ति हुई और अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के मध्य एक शीत युद्ध चला, और ऐसी स्थिति में शीत युद्ध में अमेरिका की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यह माना गया कि केंद्रीय सरकार के पास, क्योंकि केंद्रीय सरकार के द्वारा ही वैदेशिक मामलों का संचालन किया जाता है, कि केंद्रीय सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए। और धीरे धीरे यदि हम देखें तो अमेरिका जब सुपर पावर बना है उसके कारण संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करने लगा है, और इसलिए संघीय केंद्रीकरण की प्रवृत्ति अमेरिका में बढ़ती गई। और अब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका के, क्योंकि वैदेशिक मामलों में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, तो इसने भी संघीय
केंद्रीकरण में वृद्धि की है। संघीय केंद्रीकरण में वृद्धि का अंतिम कारण है केंद्र के प्रति जनता का परिवर्तित दृष्टिकोण। जैसा कि हमने देखा कि जब अमेरिका का संविधान निर्मित हुआ था तब 13 उपनिवेश के रूप में ये राज्य अलग अलग थे और उनमें कोई एकता वाला तत्व कम था। इसलिए जब अमेरिका के संविधान का निर्माण हुआ तब इन राज्यों के द्वारा अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग की गई। लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया वैसे वैसे जनता का दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया, क्योंकि जब कभी भी अमेरिका के समक्ष कोई भी संकट आए हैं तो इन संकटों का जो मुकाबला किया गया है वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम द्वितीय विश्व युद्ध को मान सकते हैं, या जब आर्थिक संकट की स्थिति आई तब राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने नवनिर्माण आर्थिक नीति को अपनाकर इसको करा। तो क्योंकि ऐसे कभी भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संकट आए या राष्ट्रीय कोई आर्थिक संकट आए उस समय उनसे निपटने का जो कार्य किया गया वो केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया। इसलिए अब जनता, अमेरिकी जो जनता है वो राज्यों की अपेक्षा केंद्र को अधिक सशक्त बनाने की ओर बनाना चाहती है और जनता की इस प्रवृत्ति ने केंद्र को और सबलता प्रदान की है। इस कारण यदि हम देखें तो अमेरिका का जो संविधान है, संघात्मक व्यवस्था है, वो केंद्रीयकरण की ओर अग्रसर हुई है।